अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट टाइम हम कॉन्ट का टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें हम रिमाइंडर्स एंड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इस क्वेश्चन पे हम पहुंचे थे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इससे पहले कवर कर लिए थे जो बेसिक रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप में से कोई इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहेगा? ठीक है। कोई इक्वेशन बनाना चाहेगा स्टेटमेंट के लिहाज से जो हमने मतलब सीखा था फॉर्मूला, कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? सर आई थिंक n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। प्लस 5 आई थिंक प्लस 5 था कि -5। जी जी, +5। ठीक है, इसके अंदर अब जो इक्वेशन है ये हमने सीखा था कि जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी है इंटीजर n, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा जिसे हम बोलते हैं कोशेंट, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ पे जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा, अब रिमाइंडर की ना एक ख़ास बात यह है कि रिमाइंडर को हमेशा जो डिवाइज़र है उससे छोटा होना चाहिए। यानी अगर ये 6 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो जो मेरा पास रिमाइंडर आया है ना वो 6 से छोटा होना चाहिए, वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता। या ना ही वो 6 हो सकता है। यानी अगर वो 6 होगा तो मैं दोबारा 1 से करके 6 कर दूंगा। इसी तरह 6 से बड़ा होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 6 यहाँ पे लिख के जो भी रिमाइंडर बच रहा है, यानी रिमाइंडर जो है हमारे पास वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चंस में टेस्ट होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करते हैं, हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि n की वैल्यू जो है वो 6q + 5 है। साथ में वो हमें ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n² इज डिवाइडेड बाय 12। कि अगर मैं इस चीज़ का स्क्वायर लूँ, इस नंबर का, ये जो मेरे पास नंबर है इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ पूरे नंबर का, और इसको मैं 12 से डिवाइड करूँ, तो तब मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? अच्छा, अब इसके अंदर ना थोड़ा सा अलजेब्रिक फार्मूला आ जाता है। ठीक है, वो इस तरह से कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वल होता है a² +2ab +b²। ठीक है, ये मतलब आप लोगों को थोड़ा सा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अच्छा, मुझे काइंडली बता दें कि आप सब में से कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी है, यानी जिसने बायो पढ़ी हो, मैथ्स ना पढ़ा हो मैट्रिक में या एफएससी में, ताकि मैं उस लिहाज से फिर कवर कर लूँ। जी मैंने नहीं पढ़ी है एफएससी में। मैं अच्छा, मैट्रिक में मैट्रिक। पढ़ी है मैम आपने? हाँ जी, मैट्रिक मैट्रिक में पढ़ी है। ठीक है, ठीक है। और कोई ऐसा जिसने मैट्रिक में भी ना पढ़ी हो? चलें, गुड, अच्छी बात होगी। मैट्रिक में हम ये फार्मूलाज पढ़ लेते हैं, बेसिक फार्मूलाज, यानी हमारे पास जो जीआरई में मैथ टेस्ट होगी वो मैट्रिक तक की ही होगी। तो अब ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी थी n = 6q + 5, अगर मैं इसका अब स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरे पास ये a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा जी, विच इज इक्वल टू 36q²। ठीक है, +2ab। तो मुझे पता है 5 × 6 = 30, और 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60q आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस मेरे पास ये b है, और b का स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा 25। ठीक है, अब मैं मेरे पास ये नंबर नया बन गया। जब मैंने इसको अब मैंने इसको 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मैं 36 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा? मेरे पास जीरो रिमाइंडर आएगा। इसी तरह क्योंकि ये 12 × 3 = 36, इस तरह 12 × 5 = 60, तो ये भी रिमाइंडर जीरो आएगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ ना, जब 12 × 3, इसी तरह ये है 12 × 5, यानी जब मैं किसी भी नंबर को ब्रेक डाउन करता हूँ ना और उसके अंदर डिवाइजर आ जाता है, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं वो इस नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो फिर हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो जब मैं इसको चेक करूंगा ये भी जीरो हो जाएगा, इसको चेक करूंगा ये भी जीरो हो जाएगा, पीछे बच जाएगा मेरे पास 25। अब जब मैं 25 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आता है?
ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं एग्जैक्ट 25 जो है उसी को 12 से डिवाइड करके चेक कर लूँ, या फिर ये एक तरीका ये है कि मैं 25 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ। जैसे मैं कहूँ कि 25 जो है वो मेरे पास 24+1 के इक्वल है। ठीक है, यानी एक मैं ऐसा नंबर ले लूँ जो 12 से डिवाइड होता हो, और एक मैं ऐसा नंबर ले लूँ जो 12 जो उसका बाकी उसको कंप्लीट 25 बना रहा हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1200, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करना है 120 से। ठीक है, तो मैं इसके अंदर दो पार्ट्स बना सकता हूँ इसके। अभी ये चलो 120 का जो है वो मतलब मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1202। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1200+2 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, और डिवाइड बाय 120, तो यहाँ से जीरो आ जाएगा और यहाँ से टू बच जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर इससे छोटा हो गया। अब इसी तरह इस केस में 25 को मैंने 24 और +1 करके लिख दिया, तो 24 की जगह जीरो आ गया और 1 मेरे पास इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब एक और तरीका भी है कि मैं ऐसे लिख कर लूँ 12 2 ज़ा 24। ठीक है, और ये 1 आ गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है इजी, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में यूज होगा कि हम नंबर को फर्दर उसके हिस्सों में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली या नहीं हो रहा, और उसका क्या रिमाइंडर बच रहा है। और तब तक करते रहते हैं, तब तक हमारे जब तक हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होती है ये उससे छोटी नहीं आ जाती। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, अब जीआरई में ना रिमाइंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली, वो बुक्स के अंदर ना इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ। जैसे ईटीएस की बुक हो गई, या जो भी हमारे पास गाइड्स हैं मैनहट्टन्स की हो गई या कोई भी, तो कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ाया गया जीआरई में। ईटीएस की बुक में भी वही वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, उससे रिलेटेड ही है। तो अब मतलब लेकिन क्वेश्चन जो हैं जब हम अपना लेवल इंक्रीज करते हैं, मतलब हमने अगर फुल मार्क्स लेने हैं, तो क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा टफ हो सकते हैं, लेकिन उसका मटेरियल बुक्स में नहीं है। तो अब आप लोग क्या कहते हैं कि जो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं उनको मैं कवर करूं, या फिर मैं बस स्किप कर दूं, जो बुक में है आप वही पढ़ना चाहते हैं? सर टच दे दे कि हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि टफ क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, ताकि उस लिहाज से हम प्रिपरेशन पर पकड़ लें। ठीक हो गया। क्योंकि सर इजी और एडवांस में कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट आ जाते हैं। जिस तरह इस यहाँ पे इस वाले में हमने रिमाइंडर जिस तरह फाइंड किया और इससे पहले जो फाइंड किया था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तो मैथ्स वालों के लिए तो इजी होता है, लेकिन जो जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा एडवांस लेवल पे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर कवर कर लेता हूँ। लेकिन हमारे ना इस वीक के टॉपिक हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है, एक्सपोनेंट्स है और रिमाइंडर्स है। तो फिर हम ये है कि एक्सपोनेंट्स ना ज़्यादातर लोगों को आते हैं कि स्क्वायर कैसे लेना है, क्यूब कैसे लेना है, तो उसको हम कम टाइम ले लेते हैं। और ज़्यादा टाइम फिर मैं रिमाइंडर्स को दे लेता हूँ, क्योंकि उसकी सोर्सेज भी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं एक्सपोनेंट्स को, अगर आपको क्लास इनफ नहीं लग रही ना। लेकिन रिमाइंडर का ये इशू है कि आप इसको कहीं और से नहीं पढ़ सकते, इसके सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है इतने ज़्यादा। तो मैं कवर करता हूँ चीज़ें थोड़ी बहुत जो रह गई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक जो है ना थोड़ा सा अलजबरा अगर इसके अंदर ऐड हो जाए, एक ये चीज़ हो सकती है। अलजबरा किस तरह से, सॉरी, अच्छा, अलजबरा किस तरह से ऐड हो जाए कि मुझे नंबर की जगह ये कहा जाए कि आपके पास ना एक एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये इसको आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, और वो मुझे कह रहे हैं कि क्या रिमाइंडर होगा जब 2n+5 स्क्वायर -25 को मैं डिवाइड करूंगा 4n से। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट मेरे पास जीआरई में टेस्ट हो सकता है अगर मेरा सेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा सारे क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो मेरे पास इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मेरे पास ये नंबर आ गया 2n+5 स्क्वायर -25। ठीक है, अब मैंने क्या बताना है, मैंने बताना है कि जब मैं इसको 4n से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने a+b स्क्वायर किया था।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n² प्लस 20n प्लस 25 और -25। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई सबको कि मैंने बस a+b² किया है इसका। यस सर। अच्छा, यहाँ यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी सॉरी, मेरा सर। इंटरनेट कट हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब 25 और 25 को मैंने आपस में कट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू बच गई। ठीक है, अब आगे आप लोग ट्राई करें कि जब मैं इस नंबर को 4n से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचना चाहिए। आप में से कोई ट्राई करे प्लीज़। सर n+4 बचना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या किया मैंने, ये नंबर है ना, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 4n को। ठीक है, और मेरे पास जो नंबर पीछे बचा n+5। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन से मैंने 4n को कॉमन ले लिया और इसको मैंने डिवाइड किया 4n से। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं सर आप? जी सर, इस तरह भी हो सकता है, अगर हम डिवीजन आपने ऊपर जो किया उससे भी हम आसानी से कर ठीक सकते है। हैं। ठीक है, अब ये आप ये ना, ये इसीलिए ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। अब मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर लेता हूँ 48 है मेरे पास। ठीक है, 48। ठीक है, हाँ 48 मेरे पास नंबर है। ठीक है, और मैंने इसको 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपके ख्याल से इसका रिमाइंडर क्या होगा? सर जीरो। जीरो जीरो। होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें से 6 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास पीछे बच जाता है 8। ठीक है, और नीचे बच जाता है 6, यानी 6 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये नंबर आता है 48 और पीछे जीरो बच जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पे चल रही है। 4n इसके अंदर इंक्लूडेड है, इस नंबर के अंदर। तो जब मैं इसको 4n से डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर मैं इसी तरह लिख लेता हूँ 4n और n+5। ठीक है, तो इसको मैंने 4n से डिवाइड किया तो मेरे पास जो क्वोशंट है उसमें अगर मैं लिख दूं n+5, यानी 4n को मैं n+5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यही नंबर बन जाएगा। क्या ख्याल है? और पीछे जी रिमाइंडर सर। फिर क्या बच जाएगा? जीरो। जीरो, एग्जैक्टली। तो हमारी पास जो क्वांटिटी बी है वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है? ये थोड़ा सा मतलब ट्रिक जीआरई ने करने की कोशिश की है हम लोगों को। सॉरी, ये क्या आ गया? अच्छा, ये समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आपने नंबर देख लिया है ना एक नंबर के अंदर, और उस नंबर से जब आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो बस फिर आप उसका रिमाइंडर जीरो ही समझ लें। ठीक है। अच्छा, अब इसके फर्दर जो कॉन्सेप्ट होता है ना एक, वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है मेरे पास 8। ठीक है, अब मैंने अगर इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, अब मैंने अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेके आना है ना, तो वह मैं कैसे लेके आऊँगा कि मैंने जब इसको 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6, पीछे रिमाइंडर बच गया 2। अब ये मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसको मैंने फर्दर नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 को एक दफ़ा 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो इसका रिमाइंडर बचेगा -4 बच जाएगा। ठीक है, यानी -4 एक नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या टेस्ट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन बनी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक नंबर है -18। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये अगर हम इसको +18 कंसीडर करें ना, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास बचता है 3। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको +18 कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे कि जो इसका रियल मेथड है वो ये है कि हम इसके अंदर ना जो हमारा डिवाइजर है उसको ऐड करते जाएंगे इस नंबर के अंदर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये नंबर नहीं है, इसको आप नंबर कंसीडर ना करें, इसको आप रिमाइंडर कंसीडर करें। रिमाइंडर कैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना 25 है, तो 25 को जब मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ 24 बचता है और 1 बचता है। ठीक है,
इस तरह मैं जब उसको डिवाइड कर होता हूँ तो ये मेरे पास एक वैल्यू बच जाती है, और एक यानी एक मेरे पास बन जाता है 24/6, और एक मेरे पास बच जाता है 1/6। ठीक है, ये 0 हो गया और ये 1 बच गया। तो इसी तरह आप कुछ सॉल्व कर रहे थे और आपके पास ना एंड पे माइनस में कोई वैल्यू बच गई, माइनस जैसे यहाँ 1 बचा है ना, -18 बच गया। तो अब आप इसको फर्दर क्या करेंगे, फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे, आप क्या करेंगे कि जो आपके पास डिवाइजर है ना उसको इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक आपके पास वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर को डिवाइजर से छोटा रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव हो लेकिन इस 5 से छोटी रहे। यानी अब ये -18 है, उसके अंदर मैं 5 को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, पहले एक बार 5 को ऐड किया, -13 बन गया। ठीक है, फिर मैंने 5 को ऐड किया, -8 बन गया। फिर मैंने 5 को ऐड किया, -3 बन गया। अच्छा, फिर मैंने 5 को इसके अंदर ऐड किया, तो मेरे पास क्या बन गया, 2। यानी जब मैं -18 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सॉरी, ये जो रिमाइंडर है, इसको मैं जब 5 से मैं डिवाइड करूंगा, या कोई नंबर है उसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास उसका रिमाइंडर आएगा 2। ये चीज़ समझ आ गई है, नेगेटिव रिमाइंडर। जी सर। सर लेकिन इसके लिए डिवाइडेंट जो होता होना चाहिए वो भी नेगेटिव होना चाहिए, उस केस में हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा कि नहीं, हम पॉजिटिव नंबर से भी नेगेटिव की जा सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आपको करने का कहा गया तो करेंगे। जैसे मैंने ये 8 को 6 से डिवाइड किया और मैंने कहा कि इसका फर्स्ट नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा होगा, तो वो मुझे पता चल गया, अच्छा फर्स्ट नेगेटिव रिमाइंडर इसका ये होगा। लेकिन ऐसा कहा नहीं जाएगा आपसे, क्वेश्चन आपसे यही किया पूछा जाएगा कि कोई सिचुएशन है तो उसका रिमाइंडर आप बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, उसको जब इस तरह करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है, जब उस नंबर को ये कर देंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। तो उसमें आप किसी सिचुएशन में आके ऐसे एंड पे फंस सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 1/6 बचा है, वहां पे आपके पास कोई माइनस बच जाए ऊपर, तो फिर आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि उसके अंदर ऐड करते जाएंगे एक एक। जैसे अब ये -4 है ना, इसको मैंने 8 तक अगर लेके आना है, मैं इसके अंदर 6 ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, एक बार इसके अंदर 6 ऐड करूंगा तो मेरे फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ आपको कि ये -4 है मेरे पास, एक बार मैं इसके अंदर 6 ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। तो मुझे पता चल गया, अच्छा 2 इसका रिमाइंडर है। फिर वापस इस नंबर तक पहुंचने के लिए दोबारा 6 ऐड करूंगा, 8। ये मतलब ये रिवर्स में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं इसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन। ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे नहीं आएगा, यानी आप अगर कम मार्क्स को टारगेट करें तो वहाँ नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, इस कॉन्सेप्ट से ये हो सकता है कि आप ना फास्टली कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास एक नंबर है 201, आपने उसको 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। तो अगर मैं इसको मतलब डिवाइड इस तरह से करूं कि मैं प्लस एक नंबर लिखूं और फिर प्लस करके एक नंबर लिखूं और फिर 18 से डिवाइड करूं, तो ये लेंथी प्रोसेस होगा। और अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर वाला प्रोसेस यूज़ करूंगा तो वो मेरे पास फास्टर प्रोसेस होगा, लेकिन फिर आपको नेगेटिव रिमाइंडर अच्छे से आता हो, गलती ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सर किसी का कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन। सर नेगेटिव रिमाइंडर में जस्ट हमने मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा उसको हमने माइनस करते जाना है ना। ओ सॉरी, उसमें ऐड करते जाना है जी ना। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ओके। मतलब जो हमारा डिविडेंट थैंक है, या या हमारा डिविडेंट है, या अल्टीमेटली हमारा कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको डिविडेंड यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमारा नंबर का हिस्सा ही होता है। जैसे 36 है ना, उसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। वो कैसे बच रहा है कि ये नंबर जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, ये 35 + 1 के इक्वल बनता है। ठीक है, इसमें 5 से ये जी यस। कंप्लीटली हो जाता है और ये 1 बच जाता है। तो जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही होगी ना, वो इस नंबर का हिस्सा ही होगी। जैसे 36 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 40 - 4। ठीक है, जी सर। अब मुझे पता चल गया 40 से 0 आ गया, और -4 का मैंने जब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो मैं 5 को इसके अंदर ऐड कर दूंगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी ये दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह क्लियर कर लें काइंडली, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, सोर्स इजीली नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अब मुझे ना थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़ेगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि जब हमने रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर m है, जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ जाता है। और वही सेम नंबर है, जब उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। तो इसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई थी? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। अब जीआरई में क्या किया जा सकता है कि जीआरई हमें कह सकता है कि जब हम हमारा बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है तो वो हमें कह सकता है व्हाट आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बिलो 150। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी पहले उन्होंने पूछा हुआ था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, और अभी वो मुझसे कह रहे हैं कि अब आप ऐसे बताएं कि 150 से नीचे उसकी कितनी वैल्यूज हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू एलसीएम इंटू कोशेंट प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर हम यूज करते हैं कि m इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्यू प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म। अब मैं इसको बताता हूँ कि यूज कैसे करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जब पॉसिबल वैल्यू का जिक्र होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तब ये फॉर्मूला यूज करने की नौबत ही नहीं आएगी ना। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो सिचुएशंस दी गई हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू 4q+3 और m इज इक्वल टू 7q+2। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। उसी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू को मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉमन टर्म। ठीक है, अब वो मैं कैसे निकाल रहा था कि मैं कह रहा था कि जो मेरे पास क्वोशिएंट है ना, वो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, यानी वो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 होगा। तो मैं क्या कर रहा था, क्यू की वैल्यू यहाँ पे एंटर करके डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज m की निकाल रहा था, और फिर मैंने देख लिया था कि कौन सी m की ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। वही मेरी m की वैल्यू थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं q को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। जब मैं q को 1 पुट करता हूँ 7। ठीक है, इसी तरह जब मैं q को 2 पुट करता हूँ इसके अंदर तो मेरे पास आ जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह 15 18 सॉरी 15 19 23। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जब मैं ज़ीरो को पुट करता हूँ q की जगह तो मेरे पास पहली वैल्यू आती है 2। फिर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 9। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 16। और जब मैं इसके अंदर 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 23। ठीक है, यानी ये प्रोसेस मैं तब तक करता रहता हूँ जब तक मेरे पास कोई ऐसी m की वैल्यू ना आ जाए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गई 23 जो मेरे पास दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब इस प्रोसेस को मैं फॉलो अगर करने लग जाऊं कि मैं इस तरह से देखने लग जाऊं कि मैं अब मुझे ये समझ आ गई कि यहाँ पे 4 4 का गैप है सब में, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 के डिफरेंस से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं 4 के। अब अगर मैं लिस्ट डाउन करने लग जाऊं 150 तक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ शॉर्टकट कि मैं इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देख लूँ कि यार जो कॉमन टर्म है ना उसके अंदर ये दोनों नंबर्स का एलसीएम लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा 4 भी होना चाहिए उसमें और 7 भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं उसको डिवाइड करूँ तो उसका जो जब यानी उसको मैं 4 या 7 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर मेरे पास क्या आना चाहिए। उसका रिमाइंडर जब मैंने 4 से डिवाइड करना है तो 3 आना चाहिए और 7 से डिवाइड करना है तो 2 आना चाहिए। तो वो पहला नंबर ऐसा है 23 है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि यार ये जो नंबर्स है ना ये मुझे
पहला जब मैंने सर्च किया तो 23 नंबर्स के बाद वो नंबर आया। तो जो अगला नंबर आएगा ना, उसके अंदर भी यही वाला गैप लाजमी ऐड होगा। ठीक है। और फिर मैं इसको एम की वैल्यूज को जब फाइंड आउट करूंगा, तो फिर मैं देख लूंगा कि अच्छा, 4 7 आर 28, 28 क्यू प्लस 23 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जीरो, जब क्यू की वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 23। जब मैं इसके अंदर क्यू की वैल्यू को 1 एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 51। इस तरह देखें अब कितना बड़ा इंक्रीज आ गया, बीच में 28 नंबर्स का गैप आ गया। इसी तरह इसके बाद जब मैं अगली वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास बनेगी 79। ठीक है। तो अब मैं 150 तक ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर सकता हूँ, और वो मेरे पास तकरीबन 6 या 7 नंबर्स होंगे जो मुझे चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं इस तरह करूँगा तो अब आप देखें कि एक जो रेंज है टेंस की, उसके अंदर 3 3 नंबर आप चेक कर रहे हैं, 3 3 4 4 नंबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसका जो शॉर्टेड मेथड है वो ये है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट की अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लें। सर इस मेथड का हमारे पास फ़ायदा यही हुआ कि हम कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेते हैं कि इस तरह कितने डिफरेंस होगा कि जी 150 जी, तक अंडर हमारे पास ये नंबर हम मालूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम ना जल्दी जंप कर पा रहे हैं इस फार्मूला से। क्या हो रहा है कि हमें 23 के बाद अगला जो नंबर यहाँ पे था मुझे देखना पड़ता 27, और यहाँ पे देखना पड़ता मुझे 30। फिर मैं देखता अच्छा 27 30 मैच नहीं करे, इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाता। लेकिन अब मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि 23 के बाद 51 होगा, 51 के बाद 79 होगा। मेरा टाइम सेव हो गया, 2 मिनट है मेरे पास। 2 मिनट में मैंने जीआरई को क्वेश्चन सॉल्व करना है। 150 की जगह 300 भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं इसलिए ये फार्मूला यूज होगा, और इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस फार्मूला के बगैर क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता। और सर अगर हमारे पास यहाँ से मोर देन टू इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आ जाए कि m इज डिवाइडेड बाय 8 एंड द रिमाइंडर इज फॉर एग्जांपल 3, तो फिर हम तीनों में कॉमन डिफरेंस मालूम जी कर लेंगे, फिर उसके बाद जी। हम उसकी उसमें LCM पास टर्म। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उसमें जीआरई आपको कोई इस तरह की इक्वेशन देगा कि उसमें ना आपस में कोई ना कोई कॉमनैलिटी निकल रही होगी। यानी जीआरई ने क्वेश्चन इसी तरह का बनाना है कि जो 2 मिनट में सॉल्व हो। ठीक है। को मतलब इक्वेशंस अगर आप 3 या 4 बताएंगे ना, फॉर एग्जांपल 4 इक्वेशंस बन रही हैं, तो अगर आप उनको, अब वो डिफरेंट किस्म की अगर इक्वेशंस हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आप उन इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस हैं जो आपस में मैच कर रही हैं और उनमें से कोई एक कॉमनैलिटी निकल आई है। फॉर एग्जांपल ये नंबर है, ये सब के अंदर इस तरह है कि यहाँ से आप कोई चीज़ कॉमन कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये नंबर सब में सेम हो जाता है। ये फॉर एग्जांपल 3 सबका बन जाता है। तो आपके पास आ जाएगा m-3 = m-3 = चारों इक्वेशन एक तरह की बन जाएंगी। तब आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। सॉरी, एक इजी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये ना आप लोग मतलब बेशक अपने टाइम में ट्राई कर लें बेशक। ये क्वेश्चन ये है कि व्हेन 10⁻100 + 3, ये क्यू है जो नंबर है हमारे पास, 10⁻100 + 3 इज डिवाइडेड बाई 11, द रिमाइंडर इज पी। तो क्वांटिटी ए हमारे पास पी है और क्वांटिटी बी हमारे पास 4 है। तो हमने बताना है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ना बेसिकली हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, कि हम पहले देख लेंगे जब मैं 10 को 11 से डिवाइड करता हूँ क्या रिमाइंडर आता है, 100 को डिवाइड करता हूँ क्या आता है, 1000 को करता हूँ तो क्या आता है। तो मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है। उस पैटर्न से मुझे पता चल जाएगा कि जब 10 की इवन पावर होगी तो फिर जब उसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो उसका क्या रिमाइंडर आएगा, और उसको फिर मैं 3 में ऐड करूंगा, तो वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। जी सर। सर ये यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर P है, इसको हमने मालूम करना है। जी जी, रिमाइंडर पी को मालूम करना है।
जैसे 10, आप इसको कैसे करेंगे, 10 रेज़ पावर 100 है हमारे पास, अब 10 रेज़ पावर 100 तो कैलकुलेटर में नहीं आ सकता, एरर आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेटर है। सर इस 100 को ब्रेक डाउन कर लेंगे। अच्छा, आप ट्राई करें ना, मुझे समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। सर जिस तरह हमारे पास जब हमारे पास बेस सेम हो तो उसकी पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो टेन जी जी। पावर 50, 10 पावर 50 आई थिंक, हम्म। डॉट 10 पावर 50। फिर इस 50 को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे इस तरह। अच्छा, लेकिन फिर क्या होगा, अब आपने फॉर एग्जांपल 10 पावर 50 किया है ना, तो अब क्या हो रहा है आपके पास कि आपको कैलकुलेटर में 50 बार 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 बार आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ आ रही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें क्या होगा सर जी। कि इसके अंदर ना हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे, कि मैं ना, एक नंबर है 10, उसको पहले डिवाइड करके देखूंगा 11 से। ठीक है, जब मैं 11 से 10 को डिवाइड करता हूँ क्या रिमाइंडर आता है? हमारे पास 10 ही आता है। 10 आता है, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब मैं जब 100 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या रिमाइंडर आता है? सर 1 ही आता है। 1 आता है, एग्जैक्टली exactly। और जब मैं 1000 को डिवाइड करता हूँ 11 से, आई थिंक 11 आएगा। अ, मेरे ख्याल से 3 आएगा, एक सेकंड, ये कैलकुलेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं 1000 को अगर 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 90 बन रहा है पीछे उसके, 990 बनता है, 10 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 11 को जब मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है 990, तो रिमाइंडर आएगा 10। इसी तरह अब मैं, मेरे पास अगर मैं ले लूँ 10,000, इसको 11 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया कि जब मेरे पास 10 की ऑड पावर आती है तो मेरे पास 10 रिमाइंडर आता है। देखें यहाँ पे 10 रेज पावर 3 है, यहाँ पे 10 रेज पावर 1 है। और जब मेरी 10 के पास 10 की मेरी इवन पावर होती है तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आता है। यानी एक पैटर्न बन गया है ये। इस बात की समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इवन पावर है ना, 10 रेज टू पावर 100, तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1। और जब मैं उसको 3 में ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4, और क्वांटिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा, आप इसको मतलब समझ लें बेशक, या बेशक आप इसको सुन लें समझें नहीं। एक चीज़ होती है बाइनोमियल थ्योरम। उसमें क्या होता है कि जब मैं ए प्लस बी का स्केयर लेता हूँ ना, तो मेरे पास आता है ए स्केयर +2ab +b स्केयर। ठीक है, और जब मैं ए प्लस बी का क्यूब लेता हूँ, ये याद नहीं करना आपने, ये मैं वैसे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ये आता है a³ +3a² b +3ab² +b³। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये जो पहले वाला नंबर होता है ना, ये ना, इसी तरह मैं a+b⁻n कर रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ऐसे ही होगा, कुछ वैल्यूज होंगी और फिर b⁻n होगा एंड पे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहला नंबर होता है ना वो सब वैल्यूज में होता है, सिवाय हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होती है उसके। यानी जो ए है ना मेरे पास, वो सब वैल्यूज में होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं सब के अंदर होता है, सिवाय लास्ट वैल्यू के। लास्ट वैल्यू में सिर्फ खाली बी अकेला होता है, जितनी भी मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं या कुछ भी करूं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये हम रिमाइंडर में क्या किस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया है कि 22 रेज टू द पावर 66 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये मुझसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो
इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये देखे ना, मेरे पास ये एक वैल्यू है, इसको मैं a प्लस बी की फॉर्म में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला नंबर मैं वो लिख लेता हूँ जो मुझे पता चल जाए कि यार 5 से डिवाइड होने वाला हो। ठीक है। और उसके बाद मैंने +2 कर दिया। यानी अब ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ये मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? नो सर, ठीक है सर। ठीक है। अब अगर कोई नंबर है जिसके अंदर 5 आ गया, 20 में 5 आ रहा है ना, इसका पार्ट है 5, तो इसका रिमाइंडर बन जाएगा 0। चाहे ये 20 रेज टू पावर 1000 हो जाए या 20 रेज टू पावर कुछ हो जाए, एक बार इसके अंदर 5 आ गया है तो इसका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, जो पहले भी हमने देखा था 4n वाले मामले में। तो मेरे पास एक वैल्यू बच गई 2 रेज टू पावर 66 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है अभी तक? जी सर। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मैं, जब मेरे पास 2 एक वैल्यू बची है ना, और उसको जब मैं 5 से चेक करूंगा कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर मैं 2 की पावर 66 है तो मैं अब इसका पैटर्न देख सकता हूँ कि 2 को जब मैं अब यहाँ पे 2 है, इसके ज़्यादा वो बन जाएंगे यूनिट डिजिट्स। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 स्क्वायर 4 होता है, फिर एक 6 होता है, फिर एक 8 होता है, और फिर एक 0 भी हो सकता है। यानी अब ये 2 नंबर है फॉर एग्जांपल। अब 2 की जगह ना अगर कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके ना आपको जब आप पैटर्न देखेंगे ना, तो आपको उसका 1 या 2 या 3 इस तरह उसके आपको यूनिट डिजिट्स पता चल रहे होंगे। तो उनसे आप बता सकते हैं कि इसके रिमाइंडर्स क्या होंगे। इस बात की समझ आ गई है? फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह मैं ले लेता हूँ 7। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है 77 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब एंड पे मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 बच गया, और रेज टू पावर 66, और इसको मैंने डिवाइड करना है 5 से। तो अब मैं देखूंगा कि ये इवन पावर है 7 की। ठीक है, और अब मैं देखूंगा कि 7 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आता है। ठीक है, 7 रेज टू पावर 0 लेता हूँ मैं, तो मेरे पास 1 आता है। ठीक है, और 7 को जब मैं स्क्वेयर करता हूँ, 7 7 जार 21 आता है। फिर जब मैं उसको क्यूब करता हूँ तो मेरे पास एंड पे 7 यूनिट डिजिट में आता है, क्योंकि 21 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है। फिर उसके बाद जो भी नंबर बच रहा है, बन रहा है, उसके एंड पे 7 है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एंड पे 9 बच रहा होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 था। 7 7 जार 49 होता है ना, 9 और 3 और 1, यानी इनके यही नंबर बन रहे होंगे 193। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा 1 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ क्या रिमाइंडर आता है, 9 को करता हूँ तो क्या आता है, 3 को करता हूँ तो क्या आता है। तो जो मेरे पास ऑप्शन बच रहे होंगे उनमें से मैं बता सकता हूँ कि क्या 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 ऑप्शन मेरे पास सही हो सकते हैं, क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई या इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ? सर जिस तरह हमने 10 को डिवाइड किया था 11 से, और उसकी स्क्वायर और आर्ट की बिना पर हमने चेक किए हुए थे इसके रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, वहाँ वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगी। हाँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब आप उसके अंदर देखें ना, 1 था और 10 था, इस तरह दो ही वैल्यूज आ रही थी पैटर्न में, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है पैटर्न में ना दो वैल्यूज के बजाय 3 आ जाएं, ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि 66 जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वहाँ पे 9 आएगा। अगर 66 की जगह वहाँ पे 65 है, तो अब आप देखेंगे कि 3 का मल्टीपल क्या है, 3 का मल्टीपल 66 है। तो आप देखेंगे 66 पे 9 आएगा, और उससे पहले वाले पे 7 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप 66 के बजाय पीछे वाला भी देख सकते हैं, 63 पे 9 आएगा, और 65 पे फिर 7 आएगा। ये बात समझ आ गई? सर इसकी समझ नहीं आई कि 66 तो इवन इवन और आर्ट का यहाँ हाँ, पे नहीं। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बेसिकली इसलिए किया था कि मेरे पास दो ही वैल्यूज थी। ठीक है, एक मेरे पास ऑड के लिए एक नंबर आ रहा था, और इवन के लिए एक नंबर आ रहा था। अब एक चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि पहला नंबर बन रहा है मेरे पास 7 का जब मैं मल्टीपल लेता हूँ ना, 7 रेज टू पावर 66 करता हूँ,
तो मैंने चेक करना है कि क्या डिजिट बनेगा। ठीक है, तो जब मैं 7 रेस्ट पावर 0 करता हूँ मेरे पास क्या आता है, 1। जब मैं 7 रेस्ट पावर 1 करता हूँ तो मेरे पास आता है 7। जब मैं 7 को स्क्वेयर करता हूँ तो मेरे पास 7 7 जार एंड पे 49 आता है। ठीक है, 9 आता है एंड पे। फिर जब मैं 7 को क्यूब करता हूँ तो वो कोई ना कोई, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसके एंड पे 3 आ रहा है। फिर जब मैं इस वैल्यू को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 3 जार एंड पे 1 बच रहा है। 7 3 जार 21 होता है ना। इस तरह की वैल्यूज बन रही हैं कि उनके जो यूनिट डिजिट है ना उसके अंदर यही पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई हैं पैटर्न में? सर 4। 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम इवन ऑड नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे 4 के मल्टीपल्स। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 रेस्ट पावर 66 है। अब मैं ये देखूंगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अच्छा, 4 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करूंगा? कि अगर मेरे लास्ट 2 डिजिट 4 का यही होता है, लेकिन मुझे इसको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सर तो फोर 4 से से, इसलिए देख रहे हैं कि इसके डिजिट 4 आए हैं, इसीलिए 4 से डिवाइड कर रहे हाँ हैं इसको। डिजिट इसलिए देख रहे हैं कि डिजिट 4 आए हैं। यानी पहला डिजिट 1 होगा, दूसरा 7 होगा, तीसरा 9 होगा और चौथा, और इसी तरह ये रिपीट होते रहेंगे। यानी 1 2 3 4, इसी तरह 5 6 7 8। यानी जब मैं 8 नंबर पे जाऊंगा ना तो दोबारा 3 आएगा। इसी तरह जब मैं 12 पे जाऊंगा फिर जाके 3 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं रेस टू पावर 16 पे जाऊंगा फिर जाके 3 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं रेस टू पावर 20 पे जाऊंगा फिर जाके 3 आ जाएगा। इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ 4 का मल्टीपल कहाँ पे है। ठीक है, समझ आ गई है? और जी सर जी इसकी जी। स्क्वेयरिंग हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि 66 हाँ में 0 इंक्लूड होगा पावर हाँ, में। जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये चीज देखेंगे कि पैटर्न किस जगह पे जाके शुरू हो रहा है। जैसे 0 से हो सकता है पैटर्न शुरू ना हो, पैटर्न आपका जो है ना वो 1 से शुरू हो जाए। यानी यहाँ पे दोबारा 1 आए ही ना, हो सकता है 7 9 3 7 9 3 7 9 3 ऐसे पैटर्न बन जाए। यानी 1 से पैटर्न शुरू होगा ना, मैंने 4 के मल्टीपल देखना है ना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देखूंगा ये 1 2 3 4। यानी जब रेस्ट पावर 1 किया तो क्या आया, जब रेस्ट पावर 2 किया तो क्या आया, जब रेस्ट पावर 3 किया तो क्या आया। ठीक है, जब रेस्ट पावर 4 किया तो क्या आया। इस तरह, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन असल में हम इस तरह देखेंगे। 0 से आप स्टार्ट कर लें, कोई भी पैटर्न बनाना है ना, ये भी बनाना है, सीक्वेंसेस में भी कोई चीज़ बनानी है, 0 से स्टार्ट करें, लेकिन पैटर्न देखें कि किस जगह पे जाके बन रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई है? सर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इसका एंड रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ कि 7 रेस्ट पावर 66 है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल रहा है, इसको अभी छोड़ें, ये मैंने जो है ना इसको पीछे थोड़ा सा कर दिया। 4 पे 3 नहीं आएगा। अच्छा, 4 पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि 4 का इसके अंदर कौन सा मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल मेरे पास बन रहा है 64। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 1 जार 4 और 24 पीछे बच रहा है, तो वो 4 6 जार 24, यानी 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 आता है। तो मुझे पता चल गया कि 64, जब 7 रेस्ट पावर 64 होगा ना तो मेरे पास 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके बाद 65 जब नंबर आएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यानी जो शुरू में आ रही है वैल्यू, दोबारा से ऐसे शुरू हो जाए। जब मेरे पास 66 नंबर आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9। जब मेरे पास 67 नंबर आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। जब मेरे पास 68 नंबर आएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 66 से चेक करेंगे, फिर वही उसी का 66 एंड का रिजल्ट चेक होगा करेंगे 66। एग्जैक्टली कि इसका यूनिट डिजिट 9 होगा एंड पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एंड पे 9 है और मैंने चेक करना है कि 5 से उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा 5 से उसका रिमाइंडर 4 बनेगा। असल में ये ना डबल कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें ना। एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है जीआरई में, वो भी इन्वॉल्व हो गया, और वो मतलब आप लोगों ने समझ लिया है आज कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कैसे है, यूनिट डिजिट हमें कैसे पता चलते हैं। यानी जीआरई में ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम 71 रेस टू पावर 42 करें तो उसका जो यूनिट डिजिट है, आखिरी डिजिट, वो क्या होगा, ये हमने बताना है।
तो हम इसको इसी तरह से चेक कर सकते हैं। पैटर्न देखेंगे और पता देख लेंगे कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, या 4 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। उसको फिर आप इसी तरह से मल्टीपल, अगर 3 है तो 3 का मल्टीपल देखेंगे, 4 है तो 4 का देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता दें, मैं इसको ना फिर किसी और एग्जांपल से भी क्लियर कर लेता हूँ। सर अगर हम जीआरई का टेस्ट दे रहे हैं और पहले कुछ क्वेश्चन में हमारे मार्क्स फेल आ रहे हैं, और क्योंकि एंड में जाके फिर वो मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आ जाता है ना, अगर आपके मार्क्स पूरे हो तो जी। कुछ ऐसे अनसीन क्वेश्चन आ जाए इसका हमें हमारे पास कंसेप्ट ही ना हो, हम्म। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? टाइम तो वैसे वो 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। उनको क्वेश्चन को समझने में, एनालाइज करने में इतना टाइम लग जाता है अगर आपके पास कंसेप्ट जी। नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में यही है कि आपको ना जो जितना कॉन्सेप्ट आता है ना, आप उतना अप्लाई करें, और उसके अंदर आप कोशिश करें। फिर हर चीज़ का ना डिफरेंट एक मतलब माइंडसेट से क्वेश्चन बना होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर ना ऑप्शन इस तरह से दिए गए होंगे कि एक ऑप्शन अगर सही है ना, तो उसका जो दूसरा बाकी जो ऑप्शंस होंगे ना, उसमें ऐसा एक ऑप्शन दिया गया होगा कि उस ऑप्शन को और दूसरे ऑप्शन को जो प्लस करें तो 1 बने। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आपको समझ नहीं आ रही इसका क्या आंसर होगा, और आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो आप कोई से ऐसे दो ऑप्शन देखें कि जिनका ना प्लस करने से 1 बन रहा हो। ठीक है, फिर आप थोड़ा आइडिया लगाएं कि अच्छा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी कम है। तो आप देखें, अच्छा ये जो सिचुएशन है इसके अंदर फॉर एग्जांपल डाइस रोल हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकते हैं सही होने के या कम हो सकते हैं। उस लिहाज से फिर आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, यानी फिर वो तुक्के पे आ जाता है सीन। जितना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है उतना अप्लाई कर लें, और उसके अलावा फिर तुक्के की तरफ चले जाएं बेशक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता है सही हो जाए, नंबर मिल जाए। ठीक है, अभी किसी का और कोई मतलब रिमाइंडर्स के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो तो। सर अगर हमारे पास पावर इस तरह आ जाए कि हमारे पास जो पैटर्न रिपीट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास पैटर्न रिपीट फॉर 6 नंबर पे 5 डिफरेंट आ जाए, 6 पे वो दोबारा फर्स्ट वाला नंबर आ जाए, तो अगर हम्म। हमारे पास इसकी पावर हो फॉर एग्जांपल 37 हो, और यहाँ पे हमारे पास जो रिपीटेड पैटर्न है वो 5 हो, तो 37 को जब हम 5 पे डिवाइड करें उसका मल्टीपल तो बनता नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरे पास वैल्यूज आ गई ऐसे 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, ऐसे ही कह रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, और नंबर आपको रेज टू पावर जो दिया गया है वो 37 दिया गया है। तो अब आप जी देखेंगे कि 5 का मल्टीपल इसमें ढूंढेंगे। 5 का मल्टीपल इससे मिनिमम कौन सा बनता है, इससे नीचे? सर 35। 35 बनता है। तो 35 पे जो है ना वो पांचवी वैल्यू आ जाएगी, 36 पे फिर इससे अगली वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 बनती है, और 37 तक आप पहुंचेंगे तो फिर वो 2 बन जाएगी। इसी तरह आप रिवर्स भी कर सकते हैं, 37 से बड़ा नंबर कौन सा होता है जो 5 से डिवाइड होता हो? 14। 40 होता है। तो 40 पे आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? 5। जब 40 से आप वापस आएंगे 39, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 4। ठीक है, जब आप वापस आएंगे 38, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 3। और जब आप आएंगे और पीछे 37, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 2। यानी आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। मल्टीपल देख लें, उससे बड़ा या छोटा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कि कोई फीडबैक हो, कोई मतलब? सर एक बात बताइएगा, ये जो हमने बेसिकली पैटर्न बनाना है, ठीक है, पावर वगैरह वो सारा कुछ समझ आ गया। हम्म। ये जो हमने पैटर्न बनाना है वो मतलब जो हमारा नंबर होगा उसका हम पैटर्न बनाते हैं या किसका बनाते हैं? जो जैसे आप नंबर के मतलब। एंड पे होता है, जैसे 71 है ना, 73 है, जी सर। तो इसके जो एंड पे जी। होगा ना इसका पैटर्न बनाऊंगा। क्योंकि हो क्या रहा होगा, 73 की जब रेज टू पावर फॉर एग्जांपल 10 है, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 73 ऐसे हो रहा होगा 10 बार। जी यस। जी। तो थ्री 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 ही मल्टीप्लाई हो रहे होंगे हर बार। तो एक बार 3 को 3 जी।
से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। तो ये पैटर्न बन जाएगा एक 3971। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आज फिर रिमाइंडर के टॉपिक को हम ख़त्म कर देते हैं इधर ही। कुछ और हैं इसके अंदर एक दो चीज़ें, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा। फिर नेक्स्ट टाइम हम एक्सपोनेंट्स शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक जो है ना हमारे पास दो, एक थोड़ा सा टाइम है, मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ना एक इक्वेशन है जिसके अंदर जैसे भी था कि मेरे पास है 7Q+3। ठीक है, और एक और है मेरे पास जो कि है मेरे पास इस 3 की जगह मैं फॉर एग्जांपल 4 लेता हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पास है 6Q+8, यानी कोई नंबर है, जब मैं उसको 7 से डिवाइड करता हूँ 4 आता है, 6 से डिवाइड करता हूँ तो 8 आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ना मैंने अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इवन और ऑड का। वो आप लोगों को याद है कि जैसे इवन में ऑड प्लस करते हैं तो क्या आता है, इवन में इवन प्लस करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। जी सर। अच्छा, अब ये देखें ना, ये नंबर है 8, ये इवन होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 6Q है। इवन नंबर में क्या होता है कि एक भी बार भी 2 आ जाए ना तो वो इवन होता है, तो ये भी इवन होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों हैं, तो ये भी इवन होगा। जब मैं इवन और इवन को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इवन। इवन बन जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि M इवन है, तो यहाँ पे भी मैं इवन लिख दूंगा। ठीक है, और ये भी मेरे पास इवन है, तो इस नंबर को मेरे पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो मैंने ऑड वैल्यूज को स्किप कर देना है, 0 ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, तो मेरा टाइम बच गया, बीच वाली वैल्यूज मुझे चेक नहीं करनी पड़ी। और सर नीचे भी फिर हम इवन वैल्यूज चेक कर लेंगे क्यों की जगह। हाँ, नीचे एग्जैक्टली नीचे जो है ना इवन वैल्यूज चेक नहीं करेंगे, ये सिर्फ इस इक्वेशन में चेक करेंगे। नीचे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर Q की वैल्यू, हाँ, Q की वैल्यू 1 है तो फिर भी ये इवन ही रहेगा ना, Q की वैल्यू 3 है फिर भी ये इवन रहेगा। नीचे फिर हम ऐसे नहीं कर सकते। यानी Q की वैल्यू सेम नहीं होना जरूरी नहीं होता, Q की वैल्यू डिफरेंट होती है, M की वैल्यू सेम होना जरूरी है। यानी M ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है अभी, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं रिमेनिंग टाइम में। When a positive integer y is divided by 42, remainder is 28. Which of the following must be a divisor of y? ये शायद कवर किया हुआ है हमने पहले। 7। एग्जैक्टली 7 होगा, क्योंकि 42Q+28 बन जाएगा। और फिर ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिससे 42 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो और 28 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो, हमारे पास फ्रैक्शन ना बचे यहाँ पे। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है GRE में, और हमारे पास इस तरह से आ सकता है कि W is a positive integer that is divisible by 9. The remainder when W is divided by 18. The remainder when W is divided by 27. अच्छा, ये सॉरी पुराने क्वेश्चन ही आना शुरू हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये हमने किए हुए हैं पहले। मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं, फिर मैं मतलब कल एक असाइनमेंट शेयर की थी तो वो आप लोगों ने ट्राई किया था असाइनमेंट को।